अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं? तो लास्ट जो है ना, हमने मोंगोडीबी का कनेक्शन कर लिया था अपनी बैकएंड ऐप के साथ, तो ट्राई किया, हो गया था। किस किस नहीं किया? ट्राई किया? हाँ भाई, नहीं किया क्यों भाई? लास्ट क्लास में आया नहीं था। और उस्मान ने दूसरे काम कर रहा कौन सा काम कर रहा भाई? एआई से ये भी तो करना है ना, था। मैं कर लिया था। तुम पहले ही करके बैठेगा बैकएंड हो गया सब ये। तो भाई प्रैक्टिस जो है ना वो साथ साथ लेके चलनी है। ठीक है, ताकि जो है ना कोई भी चीज़ भूले नहीं। तो आज जो है ना मोंगोडीबी का क्रड हमें करना था पूरा, वो हो जाता है तो उसके बाद फिर हम थोड़ी ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें आज देखेंगे। तो अकाउंट वगैरह हमने बना लिया था, पासवर्ड चेंज तो नहीं कर दिया? बल्कि मैंने बताया ही नहीं अभी तुम्हें। फॉरवर्ड कर, लेकिन मैंने दूसरे आईडी से अपने लिए मतलब उसके लिए किया। मैंने कहा इसको नहीं आया था, इसको बाकी कोड इसमें जितना भी है भाई देखें, सारा हमने खुद करा है। पासवर्ड क्या था? पाकिस्तान 123। स्टक हो गया है। प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल तो यही है ना। कुछ हुआ है? सही है भाई। तो सर्वे आ गया हमारे सामने कि भाई व्हाट इज योर प्राइमरी गोल। तो हमारा जो गोल है वो है मोंगोडीबी को पढ़ना। सही है। कब से कर रहे हैं हम? 6 to 12 months हो गए। Getting to know your project, what programming language? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस। डेटा हम किस टाइप का स्टोर कर रहे हैं, यूज़र प्रोफाइल वगैरह, बस काफ़ी है इतना बताना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सही है। तो ये हमारा जो क्लस्टर हमने यहाँ पे बना दिया था, कैसे बनाया ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। और कनेक्शन कैसे किया था भाई कि डेटाबेस में आप आए ऊपर, डेटाबेस का जो ऑप्शन था, ठीक है, लेफ्ट पे, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कनेक्ट। कनेक्ट में आके क्या करना था, ड्राइवर्स में आकर ये कॉपी करना था, ठीक है।
अच्छा, आज हम जो है थोड़ा env वाली चीज भी देखते हैं। अब db में जो यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है, ठीक है, जो हमने यूजर बनाया ना डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, एक नेटवर्क एक्सेस के लिए दो चीजें थी, एक था यूजर नेम पासवर्ड और एक था आईपी, ठीक है ना। तो यूजर नेम पासवर्ड को ना हम env में रखेंगे, ठीक है। env में क्यों रखेंगे? क्योंकि सिक्योर हो जाए। तो इसको हम env में इस तरह वेरिएबल्स बनाते हैं हम, और इसका स्टैंडर्ड है कि कैपिटल में बनाए, ठीक है ना। और db पासवर्ड, ठीक है, और db नेम भी कर सकते हैं। एक क्लस्टर में आप मल्टीपल db भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो db नेम फिलहाल हम रख देते हैं smit। तो क्लस्टर एक है और उसमें आप मल्टीपल db बना सकते हैं। मतलब एक डेटाबेस जो एक होगा बिल्कुल सेपरेट होगा, दूसरा बनाना है दूसरा उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो होता ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको लाइव करने से पहले आपको ना टेस्ट करना होता है ना, टेस्ट वगैरह सब कर लेते हैं, लाइव रहती है। अब जब लाइव होती है उस पर बहुत सारे यूजर्स आते हैं, उसको यूज करना शुरू कर देते हैं यूजर, ठीक है। तो अब कुछ टाइम बाद उस हमारे डेटाबेस में रियल डेटा आ जाता है काफी सारे यूजर्स का। अब हमें डेवलपमेंट करनी है, टेस्टिंग करनी है, तो हम रियल डेटा पर नहीं कर सकते। काफी सारे लोग करते भी, ठीक है, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है कि भाई अगर बिलफर्ज आपका डेटा डिलीट हो जाए गलती से, हो सकता है ना डेवलपमेंट के वक्त हम कुछ भी काम कर रहे हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना रिकमेंडेड नहीं है कि भाई आप जो है ना लाइव डेटा के ऊपर काम करें। तो होता ये कि फिर इस टाइम पे हम एक सेपरेट डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, और उसमें शुरू से सारा डेटा वगैरह ऐड करके उस पर हम सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो एक डेटाबेस अलग हो जाता है जो फॉर टेस्टिंग, और दूसरा एक डेटाबेस होता है जो प्रोडक्शन, कि भाई लाइव यूजर्स उस पर उनका डेटा है। बात समझ में आ रही? तो मोमोडीबी आपको ऑप्शन देता है कि एक क्लस्टर में आप 2-3 जितने डेटाबेसेस आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा, अब env का सीन ये है कि एक पैकेज होता है env config ना, .env होता है, सॉरी ये आ गया, ठीक है। इसका नाम है .env। ये क्या करता है कि ये .env की फाइल को कैच कर लेता है, और आपने किसी भी फाइल में ये वाले वेरिएबल्स चाहिए ना तो ये लाके दे देता है आपको। बात समझ में आई? तो हम जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i.env, सेट है। अच्छा, अब मुझे ये वेरिएबल्स जो मैंने env में बनाए मुझे यहाँ db में चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि भाई इसको पहले करूंगा इंपोर्ट, या सिर्फ इतना कर दूंगा कि भाई import.env/config, बस काफी है। तो ये क्या करेगा, इस फाइल में मुझे सारे env के वेरिएबल्स लाके दे देगा। किस तरीके से? जैसे मैंने URL दिया, मुझे जो यूजर नेम पासवर्ड है ये env से लाना है, सही है ना। तो यहाँ पे हमें जो env वाली चीजें मिलती हैं वो मिलती हैं process.env, process.env, ये आप लिखेंगे, ये env का ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। तो हमारे वेरिएबल का नाम है db यूजर और db पासवर्ड। तो यूजर दे दिया और आगे हमने दे दिया process.env.db पासवर्ड। क्लियर है भाई ये वाली चीज? अच्छा, db अभी हमारा डिफॉल्ट है, वरना मोंगोडीबी के URL में जो स्लैश है ना, स्लैश के बाद आप db नेम दे सकते हैं, या है ना mongodb.net और ये स्लैश, यहाँ पे जो है ना आप db का नेम बता सकते हैं कि भाई क्या नेम रखना है आपने। process.env.db नेम। तो अभी सारी वैल्यूज कहाँ से उठा रहा है?
env से। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारा जो कोड है, हम क्योंकि गेट यूज करते हैं ना, तो गेट इग्नोर के अंदर बोल देते हैं कि भाई हमारी .env की फाइल गेट पे ना जाए और नॉन मॉड्यूल्स भी ना जाए। रिएक्ट में तो होता है ना, लेकिन इसमें हमें खुद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वरना चले जाएगा गेट पे नॉन मॉड्यूल्स भी। और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं मार्केट के अंदर जिसने नॉन मॉड्यूल्स गेट पे डाले हुए होते हैं, ठीक है, आपको भी मिलेंगे कभी ना कभी ना। ठीक है भाई, सेट है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको चला के देखते हैं कि भाई डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं। कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब env हमारी चल गई और env से वेरिएबल्स उठा के इसने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया। npm run start dev, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड। इसका मतलब हमने env में जो वेरिएबल्स दिए, वैल्यूज दी। अच्छा इसको स्ट्रिंग वगैरह किसी में देने की जरूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं है, ये env ये अलग एक पूरा एनवायरनमेंट होता है। आप इसकी की लिखेंगे, की का नेम स्टैंडर्ड है कि आप स्नैक केस में लिखें और कैपिटल लिखें, ठीक है ना, कैपिटल लिखना है और स्नैक केस में लिखना है। और वैल्यू आप आगे जो मर्जी चाहें, कुछ भी आपने लिखना है वो डायरेक्ट लिख दें और वैल्यू आपको हमेशा स्ट्रिंग ही मिलेगी, ठीक है ना। नंबर वगैरह करना है तो फिर वो आप कन्वर्ट वगैरह कर लेना। सेट है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हमने जो है ना यूजर्स बनाया था, यूजर यहाँ पे पोस्ट हो रहा था ना, तो इस यूजर को अब हम डेटाबेस में भेजेंगे। अच्छा अगर अभी आप देखें ना कि डीबी का नेम जो हमने रखा था वो क्या रखा था, SMIT। इसने डेटाबेस में जाके ना SMIT के नेम का डीबी बना दिया होगा, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट हुआ ना रिक्वेस्ट चली गई होगी वहां पे खुद से ना। देखने के लिए आप क्या करें, डेटाबेस में आके ना ब्राउज कलेक्शंस पे जाएं, ठीक है, किस पे जाना है, ब्राउज कलेक्शन। यहाँ पे सारी कलेक्शंस आ जाती हैं। तो इसने और डेटाबेस जो है ना हमारा हैक हो गया है, सही ना, क्योंकि ना हमने ओपन रखा था इसको और यूट्यूब भी अपलोड किया था, तो डेटाबेस क्या हो गया, हैक हो गया है। और डेटाबेस में इसमें पहले से किसी ने डेटा डाल दिया है, देखना है भाई। ये डेटा होता है इसमें, ये होता है इसमें पहले से, होता है, होता है ये इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। होता है होता है, हो सकता है आप आ गया हो भाई, क्योंकि हमने ना आईपी भी पब्लिक डाली थी और यूजर नेम पासवर्ड भी दिखाया था, तो कोई भी दिल करे डाल सकता था डेटा। लेकिन आप बोल रहे हैं होता है तो फिर होता होगा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसा डेटा है। हो सकता है आप अपडेट में इन्होंने डाल दिया हो कि भाई डेटा आता हो, चलो खैर है। तो यहाँ पे अभी हमारा डेटाबेस नहीं बना SMIT के नाम से, बल्कि इसका सैंपल एम्फ्लिक्स के नाम से बना हुआ है, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, हम जो है ना यूजर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि खुद डेटाबेस वगैरह जनरेट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि आपको बनाना है मॉडल, ठीक है भाई, मॉडल्स, ठीक है भाई। मॉडल्स में क्या होगा कि डेटाबेस में क्या ऐड करना है पहले से बताना होगा, ठीक है ना। तो मॉडल के अंदर मैंने पहले बनाया किसका मॉडल, यूजर का, ठीक है। मॉडल कैसे बनेगा भाई, मोंगोज से बनेगा। क्या तरीका है भाई, आप यहाँ पे एक बनाए कांस्टेंट, आप इसका नाम रख दें यूजर स्कीमा, ठीक है। स्कीमा समझ गया ना, एक मैप बना दें कि भाई डेटाबेस में ये चीजें सारी ऐड होंगी। तो कैसे बनता है भाई, मोंगोज डॉट स्कीमा, ऐसे ही बता देना है, मुझे काफी टाइम हो गया। अच्छा भाई अब स्कीमा में आप बताएंगे कि क्या क्या डेटाबेस में आपने डालना है।
तो डेटाबेस में ना हम डाल देते हैं यूजर नेम। अच्छा, और फिर उसके बाद आपने बताना होता है टाइप, कि भाई इसकी टाइप क्या होगी। अच्छा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन बेहतर ये है कि मोंगोज भी आपको ना टाइप्स देता है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएं पहले, उसके बाद आप इसकी टाइप बता दें मोंगोज से लेकर ना। टाइप मोंगोज की टाइप किस में होती है, मोंगोज डॉट टाइप्स डॉट स्ट्रिंग का है भाई, इसी में होती है ना। देख लेते हैं भाई, कभी कुछ बंद मार दें। ठीक है भाई, स्कीमास। तो इन्होंने डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार हम जो है ना मोंगोज की यूज कर लें टाइप ना, और न्यू भी लगेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। वैसे टाइप ये ना खुद भी उठा लेता है, ये रहा, यही तो है मोंगोज डॉट टाइप्स। इसमें स्ट्रिंग का क्यों सीन नहीं है। अच्छा, वैसे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि यार हम मोंगोज से मंगवाएं और फिर यूज करें, वरना अब इसको इस तरह भी लिख देना डायरेक्ट स्ट्रिंग, तो भी काम चलता है। स्कीमा डॉट टाइप्स होता है, स्कीमा डॉट टाइप, मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप। अच्छा, मोंगोज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, सही सही में। तो एक चीज हमें और डालनी थी, स्कीमा, तो ये आ गए स्ट्रिंग टाइप्स की। और भी इसके काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे टाइप है ना, टाइप के अलावा और भी चीजें होती हैं, यूनिक, रिक्वायर्ड, ठीक है, वो करते हैं बाद में। ईमेल भी सेम होगा स्ट्रिंग, ठीक है, और पासवर्ड भी सेम होगा स्ट्रिंग। सेटअप है, क्लियर है। अच्छा, अब ये स्कीमा बन गया। अब हमें स्कीमा बनाने के बाद बनाना है इसका मॉडल, ठीक है भाई। तो मोंगोज डॉट मॉडल, मॉडल का नाम हम कुछ भी रख दें और हम जो है उसमें स्कीमा डिफाइन कर दें। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मोंगोज डॉट मॉडल, नाम यूजर, ठीक है, और यूजर स्कीमा इसमें डिफाइन कर दिया। अच्छा, अभी जो मॉडल मैंने बनाया है ना, ये बेसिकली आपकी कलेक्शन का नाम है, जो कलेक्शंस बनेंगे ना डेटाबेस के अंदर, तो ये उस कलेक्शन का नाम है। मैंने सिंगुलर ऐड किया यूजर, ये यूजर्स खुद कर देगा और उसको ऐड कर देगा, ठीक है ना। या फिर आप यूजर्स लिखेंगे तो ये यूजर्स ही ऐड करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ यूजर लिखेंगे तो यूजर नहीं, यूजर्स ऐड करेगा। और यहां से आप कर दें इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारा बन गया है पूरा मॉडल का स्कीमा, और मॉडल भी क्रिएट कर दिया है, सेट हो गया। अच्छा, वैसे तो अब डेटाबेस में कुछ भी ऐड करना है या जो भी करना है तो उसके लिए सर्विस की अलग फाइल बननी चाहिए। लेयर बताई थी ना, सर्विस के बाद वाली बल्कि, कौन सी, डेटाबेस एक्सेस वाली, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसी में कर देते हैं, ठीक है, खैर अभी सीख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आप देखें कि भाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ भी रही है यहाँ पे, उसके बाद उसको डेटाबेस में भेजेंगे। तो ये बॉडी थी, ये मैंने नेम की जगह कर दिया इसको यूजर नेम। यूजर नेम में मैंने लिख दिया इस तरह से गौस अहमद, और मैंने सेंड दबाया, और बॉडी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लेना है यूजर को। अच्छा, एक चीज और कि भाई आप जब भी मॉडल बनाए ना,
क्योंकि डिफ़ॉल्ट कराए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वरना इस तरह इसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल कर दें ताकि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, पोस्ट में आके आप इसको करें इंपोर्ट। ठीक है, अभी हम सारी चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं, वरना ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं सेपरेट फाइल में। तो यूज़र का ये मॉडल हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यूज़र न्यू यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है भाई, ये जो मॉडल था ये एक समझे कंस्ट्रक्टर था, हमने न्यू लगाया, यूज़र लिखा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इसको दे दिया, और नीचे आके हमने यूज़र एक हमें फंक्शन देता है सेव का, ये कॉल करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में जाके इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को ऐड कर देगा। ठीक है, चेक करते हैं कर रहा है नहीं कर रहा। अच्छा, अभी तो एरर आ गया है, JS लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? अच्छा भाई, हाँ इसका मसला है। सेट है भाई, तो करते हैं भाई। हमने सेंड किया, 200 आ गया। ठीक है, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सेट हैं। यहाँ पे आए, हमने रिफ्रेश किया, डेटाबेस बना, किस नाम से? SMIT, यही नाम रखा था। इसको खोला, यूजर्स की कलेक्शन आ गई, यूजर की कलेक्शन खोली तो इसमें ये डेटा आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब MongoDB का एक फायदा ये है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं ना, इसकी आईडी खुद जनरेट होती है। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कलेक्शन के, सबकी आईडी यूनिक होती है। ठीक है, और जब भी आप कोई डेटा ऐड करते हैं ना, वो खुद ऐड हो जाती है। और MongoDB की टाइप्स में इसको ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं। इसकी जो टाइप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी याद रखनी है। तो हमने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड ये सब ऐड करा, ऐड हो गया। ठीक है, अभी हम एक और ऐड करेंगे, एक और ऐड हो जाएगा। जितने ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और कर देते हैं। हमने कहा भाई अहमद और अहमद। ठीक है, सेंड किया, रिफ्रेश किया, ठीक है भाई, देखें अहमद पे आ गया। क्लियर है? थोड़ी चीज़ और देखते हैं हम किस में, मॉडल में, कि भाई मॉडल के ना कुछ फीचर हैं। किसी मैं चाहता हूँ कि यार जब कोई डॉक्यूमेंट ऐड हो तो उसके साथ ना टाइम स्टैम्प खुद ऐड हो जाए, टाइम स्टैम्प खुद ऐड हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि आपने स्कीमा जो क्रिएट किया है ना, इसके सेकंड आर्गुमेंट में आप आए और यहाँ पे लिख दें टाइम स्टैम्प ट्रू। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, अब ये क्या करेगा कि भाई मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, नया ऐड करता हूँ, सेंड किया, रिफ्रेश किया, तो ये क्या करेगा? टाइम स्टैम्प्स भी ऐड करेगा। टाइम स्टैम्प्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रिएटेड ऐड और एक होता है अपडेटेड ऐड। क्रिएटेड ऐड का मतलब है कि डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ, अपडेटेड ऐड के कब अपडेट हुआ। अभी दोनों में सेम आ रहा है। अब जब हम आगे इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कराएंगे ना, तो अपडेट के वक्त सिर्फ ये वाला टाइम स्टैम्प खुद चेंज हो जाएगा, हमें नहीं करना पड़ेगा, खुद चेंज हो जाएगा। और क्रिएटेड ऐड वाला यही रहेगा। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। क्लियर है कि भाई हमें खुद से क्रिएटेड ऐड और ये सब टाइम स्टैम्प वगैरह डालना नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार मैं इन प्रॉपर्टीज का नाम जो है ना, ये क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड रखना नहीं चाहता, कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई मैं चाहता हूं कि यार मैं इन प्रॉपर्टीज का नाम यही रखूं, लेकिन मैं इसको कैमल केस में नहीं बल्कि स्नेक केस में कर दूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प्स में आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिएटेड ऐड को आप इस तरह से रीनेम कर देंगे। ठीक है,
सेंड किया। अभी हम कोई टूल भी यूज करते हैं, डेटाबेस रीलोड होने में बड़ा टाइम ले रहा है, सही है ना। ठीक है, तो अब ये रीनेम होके आ गया, क्लियर है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं काफी सारी चीजों के, बाद में देखेंगे लेकिन थोड़े। अच्छा, एक हम ईमेल में स्कीमा के अंदर एक की डालते हैं यूनिक, और इसको रख देते हैं ट्रू। इसका फायदा ये होगा कि हमारी इस यूजर की कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे सबकी ईमेल यूनिक होनी चाहिए। अगर ईमेल यूनिक नहीं होगी तो MongoDB एरर थ्रो करेगा। ठीक है, देखिए मैं सेम ईमेल दोबारा से सेंड करता हूं और ये क्रैश हो गया और एरर आ गया कि भाई डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन smit.users, और की कौन सी डुप्लीकेट है, ईमेल। तो थोड़ी सी एरर हैंडलिंग हमें करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे आके हम लगाएंगे ट्राई और कैच। ठीक है, और यूजर जैसे ही सेव हो रहा है, ये शायद यूजर भी हमें रिटर्न करेगा ना, करता है नहीं करता, करता है ना। तो इसको हम सेव करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में। इसका नाम हम क्या रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं मॉडल। और भी ये शॉर्ट तरीका ना, डॉट क्रिएट करते हैं तो इतना ही लिखना पड़ता है, यूजर डॉट क्रिएट और अवेट लगा दें। अवेट लगा दें। एक ये तरीका भी होता है भाई कि भाई यूजर डॉट क्रिएट में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसको हम लगाएं एसिंग और इसको लगाएं अवेट, और ये आ गया यूजर। तो एक ये तरीका भी है कि भाई आप डेटाबेस में डेटा ऐड कर दो। ठीक है ना, और भी हो सकते हैं। स्टेटस इसको भेज दो 200 अगर डेटा ऐड हो जाए, क्योंकि 201 होता है ना। 201 का मतलब क्या था, क्रिएटेड, क्रिएटेड था ना। 201 स्टेटस कोड क्रिएटेड, सेट है। और अगर एरर आ जाए तो आप स्टेटस को कर दो फिलहाल के लिए, क्या करें 403। 403 तो कुछ और था ना, क्या था, 500 कर दो, चलो इंटरनल कर दो कि भाई स्टेटस में 500 है और एरर ऐसा भेज दो आप पूरा, सही है। देखते हैं क्या होता है। सेंड किया तो भाई देखो एरर आ गया, स्टेटस आ गया 500 इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए पूरा एरर का ऑब्जेक्ट मिल गया हमें फ्रंट एंड पे, और ये बोल रहा है कि भाई डुप्लीकेट की का एरर आया है कि भाई ईमेल जो है ना वो डुप्लीकेट हो गई। क्लियर है भाई। तो इससे जो है ना ये हम क्यों कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन करने में आसानी होगी ना, कि डुप्लीकेशन ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा स्कीमा के अंदर ही ऑप्शन होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि भाई ये चाहिए चाहिए, अगर मैं पासवर्ड ना भेजूं, ठीक है, और ईमेल फिलहाल चलें सही भेज देते हैं, और पासवर्ड नहीं भेजा, सेंड किया तो ये क्या बोलेगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि यहाँ पे वैलिडेशंस कितनी जगह पे है। सबसे पहले फ्रंट एंड पे होगी, फॉर्म जो सबमिट हो रहा है, यूजर से सारा डेटा लिया, एक्यूरेट लिया, ईमेल करेक्टली, उसके बाद
बैकएंड ऐप में होगी जो हमने लगाया ना रिलेशन जॉइन वगैरह, और उसके बाद स्कीमा में होगी। तो इसका मतलब ये किसी भी तरह से हमारे डेटाबेस में डेटा इनकरेक्ट डेटा सेव नहीं हो सकता। इतनी जगह हमने वैलिडेट कर लिया उसको, ठीक है ना। ये हो गया भाई, डेटा सारा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि इस डेटा को ना एक टूल के थ्रू व्यू करते हैं कि इसमें रिफ्रेश करने में ना काफी टाइम लग रहा है, ऐसे ही। तो ना टूल एक होता है हमारे पास, अच्छा MongoDB कंपास के नाम से, ठीक है ना। GUI आपने इसका वर्जन डाउनलोड कर लेना है। MongoDB का अपना टूल है, दूसरे भी होते हैं लेकिन ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये MongoDB का अपना है, पहले से है तो नहीं नहीं। तो इसको कर लेंगे हम डाउनलोड, ठीक है भाई। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है डेटा वगैरह हम थोड़ा ऐड कर देते हैं। सेंड किया, डेटा ऐड हो गया, देखें रिस्पॉन्स भी आ गया कि भाई आपका ये डेटा ऐड हो गया। अच्छा पासवर्ड भी आ रहा है। जब भी पासवर्ड सेव हो ना, फ्रंट एंड पे पासवर्ड किसी भी तरह से आए नहीं, ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि अब देखें ना, हमने यूजर अकाउंट बनाया, रिस्पॉन्स में तो वो पासवर्ड मिल गया हमें बैक, तो क्या करा जाए। इसमें एक तरीका होता है, स्कीमा में ही अगर हम वो डाल दें, पासवर्ड के ऊपर एक की होती है, वो डाल दें, तो इसका मतलब ये पासवर्ड कभी भी गेट ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें मसला ये आएगा कि जब हमें मैच करवाना होगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से यूजर जब बन गया ना, यहाँ से फिर डिलीट कर देंगे, डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड, सिंपल, समझ में आया। यूजर एक ऑब्जेक्ट है, यूजर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में की पड़ी हुई पासवर्ड, और वो यहाँ पे भेज रहे हैं ना रिस्पॉन्स में, तो वो पासवर्ड हमने डिलीट कर दी की, पासवर्ड के अलावा बाकी सारी चीजें चली जाएंगी। डेटाबेस में उसे शो होगा पासवर्ड। हाँ डेटाबेस में तो भाई जावास्क्रिप्ट है ना यार, वही वाली चीज ना। देखो दिमाग पे नहीं लो किसी भी चीज को, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट अगर करना पड़े उसको डेटाबेस में भी, मतलब इस अभी तो फिलहाल हमने ऐसे ही भेज दिया, अभी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वाला भी बताता हूँ, राइट है ना। डेटाबेस में तो अभी तो ऐसे ही का है ना, जैसा पासवर्ड में लिखा था ऐसे ही चला गया, ऐसे भेजना नहीं है, उसका तरीका भी बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि रिस्पॉन्स बैक जब यूजर को किया ना, तो उसमें से पासवर्ड हटा लिया। तो यहाँ पे देखें, इसमें जब मैं यूजर ऐड करूंगा पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड फिर भी आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये जो है ना डिलीट जेसन में आ रहा है, नहीं हुआ, जेसन में आ रहा होगा ना डेटा, डिलीट नहीं होगा। उसको पहले वहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, किसको, वो जो डेटा आ रहा है ना उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। अच्छा कैसे भाई, जेसन डॉट पार्स करके, नहीं डॉट देन में लगाएंगे ना उसके ऊपर, डॉट देन, तो रिस्पॉन्स जो आएगा उसको, वो एक होती है यहीं पे वो ऑब्जेक्ट के नाम से जेसन ऑब्जेक्ट, तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है वहाँ ऊपर टू ऑब्जेक्ट, ये भी तो होता है, हाँ ये टू ऑब्जेक्ट कर दिया। अगर ये हम यहीं पर ही लगा दें, क्या ख्याल है, और यहाँ से अब हम पासवर्ड को डिलीट कर दें, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट जेसन में था, इसको टू ऑब्जेक्ट एक मेथड है जो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा जावा
जावास्क्रिप्ट के। अच्छा भाई नया यूजर बनाते हैं। एरर आया भाई, टू ऑब्जेक्ट जो है ना वो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं, नीचे ही चलेगा शायद। सर रिस्पॉन्स नहीं आया ना, आपने डायरेक्ट उसके ऊपर लगा दिया। रिस्पॉन्स तो आ गया होगा ना, नहीं आया होगा। चलो हम क्या करते हैं, यूज़र के अंदर यूज़र डॉट टू ऑब्जेक्ट डाल दो, इस तरह कर दें। MongoDB का टू ऑब्जेक्ट मेथड किस तरह वर्क करता है? वेट भी नहीं लगाया। वेट भी लगाना था, लगाया तो इस पे भी लगेगा। अच्छा अच्छी चीज पकड़ी है। चलो एरर देखते हैं क्या आ रहा है। console.log करवाया, एरर को सेंड किया, अभी तो डुप्लीकेट की का आ रहा है, चेंज करते हैं, सेंड किया, एरर कुछ भी नहीं आ रहा और ये भी हमें नहीं दे रहा है। ठीक है तो हम देखते हैं कि भाई इसका क्या सीन है। स्ट्रिंगिफाई भी कर रहा है पार्स करके। अच्छा भाई डॉट टू ऑब्जेक्ट है, क्या करेगा, टू अप्लाई ऑल। ये तो मेरे ख्याल से उस पे कर रहा है ना, जो डेटा फाइंड कर रहे हैं हम, क्रिएट वाले पे चलता है। हाँ चलता है, हमने ट्राई किया लेकिन हमने अवेट की जगह डॉट पेन लगाया, उसके आगे यूजर डॉट क्रिएट के आगे। बात तो एक ही है ना। हाँ बात है। एक मिनट हम इसको ट्राई करें। ठीक है और इसको करवाते हैं हम कंसोल। वैसे अवेट जो है ना बोल रहा है मुझे बिला वजह लगाया हुआ यहाँ पे तुमने, यार है ना 3 डॉट्स जो आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि अवेट का कोई यहाँ पे वो नहीं। तो हम कंसोल करवा के देखते हैं। खैर ठीक है तो हो तो गया और हमने डिलीट का मेथड भी हटा दिया था, तो आप इससे डिलीट करें, डिलीट डेटा डॉट पासवर्ड और वहाँ पे यूज़र नहीं, आप यूज़र के अंदर डेटा भेजो। सेट है। ये सेम था भाई, वो कह रहा है भाई मुझे वेरिएबल में सेव करवाओ लाजमी। हम चाह रहे थे कि यार एक ही वेरिएबल बना के काम हो जाए, लेकिन उसने नहीं करने दिया। लेकिन ये वाला सीन अगर हम यहाँ पे कर रहे थे तो सही है, वो कुछ और मसला आ रहा था। अच्छा यूज़ क्या आ गया, यूज़र था। ठीक है भाई तो पहले उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसको सेव करवाया और उसके बाद फिर उसमें से पासवर्ड डिलीट करके रिटर्न कर दिया। ठीक है अब जब वो रिस्पॉन्स आ रहा है तो उसमें पासवर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है तो खैर भाई देखें सारी जावास्क्रिप्ट ही है, बस ये जो मेथड्स होते हैं जैसे अभी टू ऑब्जेक्ट और ये डॉट क्रिएट, ये सारे मेथड्स हमें समझने और पढ़ने हैं बस, और कुछ भी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा ये हो गया। अब हम जो है ना पासवर्ड इनक्रिप्ट वाला काम करते हैं बाद में ना, अभी हम क्रेड देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं देख रहे।
तो गेट में हम आते हैं, गेट की रिक्वेस्ट बनाइए, नहीं बनाई तो हम एक बना लेते हैं, गेट यूजर्स, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट यूजर्स, और यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट बना के इसको कर देते हैं गेट। सेट है ना भाई, जब भी यूजर की एंड पॉइंट पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा, इंपोर्ट नहीं करा, सेट है भाई, ये चलेगा और यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीबी में से सारे यूजर्स, जितने भी यूजर्स पड़े हैं सारे निकालेंगे और इसको दे देंगे। तो एक काम करते हैं भाई, ट्राई कैच लगा देते हैं पहले, और अगर कोई एरर वगैरह आता है तो वही रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं सेम यूजर के मॉडल को, कि इसी से हम सारा ये डेटा गेट करेंगे, ठीक है। यूजर का मॉडल आ गया। अब सारा डेटा गेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, वही हमने देखें, सारी जो है ना प्रोमिसेस हैं एसिंक्रोनस है, तो हमें क्या करना है, अवेट लगाना है, सॉरी यहाँ पे एसिंक था, अवेट लगाना है, और यूजर डॉट फाइंड का एक मेथड है जो क्या करता है, डीबी में से सारे यूजर्स उठा के ले आता है। फाइंड के अंदर आप क्यूरीज भी डाल सकते हैं, लेकिन फाइंड को अभी आप ऐसे छोड़ दें तो ये क्या करेगा, डीबी में जितने भी यूजर पड़े हैं ना सारे उठा के लाके दे देगा आपको। और यूजर मिलने के बाद आप रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को कर दें 200 और सेंड आप कर दें यूजर्स, ठीक है, और साथ में वाले स्टेटस भी डाल दें। सेट है भाई, तो ये बन गई हमारी गेट की रिक्वेस्ट। देखते हैं क्या होता है। यूजर मैंने गेट किया, आ गया एरर। एरर क्यों आया भाई, कहाँ से आया, क्या बोल रहा है ये लोग, अच्छा एपीआई लगाई थी ना हमने, एपीआई स्लैश यूजर, ठीक है। तो ये आ गए हमारे सारे यूजर्स। आसान था भाई, जल्दी काम हो गया ना, तो जल्दी सारे यूजर हमारे पास आ गए। तो ये स्टेटस हमने भेजा था और यूजर्स हमने भेजा था, तो डीबी में जितने भी यूजर्स पड़े हुए थे वो सारे आ गए, ठीक है। तो खैर पासवर्ड हटाने वाली चीज में हमने मिला लंबी कर दी थी, अभी हम सिर्फ करेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें खैर है, अभी पासवर्ड हटाने को छोड़ो, बाद में देखेंगे जब ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे ना, फिर देखेंगे। तो डेटा ऐड हो गया और डेटा गेट हो गया। अच्छा फाइंड की एक छोटी सी क्यूरी बता देता हूँ। फाइंड में ना आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के कोई भी प्रॉपर्टी रख के भेज दो, जैसे मैंने कहा ईमेल, और जिसकी ईमेल ये हो सिर्फ उसको लेके आना, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ एक यूजर उठा के लाएगा जिसकी ईमेल मैच होगी, बात समझ में आई। तो इस तरह यूजर नेम से भी उठा सकते हैं, कि मैं बोलता हूं कि जिसका यूजर नेम अली है वो लेके आओ, देखो जिसका नेम अली था वो सारे ले आए, ठीक है। तो ये फाइंड में छोटी छोटी मैच वाली, इसको बोलते हैं मैच क्वेरी। क्या बोलते हैं, मैच क्वेरी ना, कि भाई ये मैच हो जाए तो ले आना। फाइंड के अंदर ही ना मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। फाइंड के अंदर जैसे यूजर नेम मैंने कहा अली हो और ईमेल मैंने कहा ये वाली हो, अब ये दो प्रॉपर्टीज लगा दी एक साथ, तो वो क्या करेगा, जिसका नेम अली और ईमेल ये सिर्फ उसको उठा के लाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब फाइंड की अलावा ना फाइंड वन भी होता है। फाइंड का मतलब ऑल, मतलब सब पे लग रहा है। फाइंड वन भी होता है, इसमें एक ही को ढूंढेगा। पहले अली वाले सारे आ रहे थे ना, अब जो डेटाबेस में पहला मिलेगा उसको उठा के ले आएगा। डेटाबेस में और भी पड़े हुए हैं जिनका यूजर नेम अली है, लेकिन फाइंड वन में क्या होगा, जो पहले मिलेगा उसको उठा के ले आएगा। मल्टीपल है ना, तो फाइंड वन भी होता है। और
बाय आईडी भी होता है, फाइंड बाय आईडी। कौन सी आईडी की बात हो रही है? इस आईडी की, ठीक है ना। फाइंड बाय आईडी में क्या करते हैं हम? डायरेक्ट आईडी देते हैं ना। फाइंड बाय आईडी में हम डायरेक्ट आईडी देते हैं। शायद ये मसला करे क्योंकि इसको हमने टाइप नहीं दी, नहीं बल्कि सही चल रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग में आईडी दो और वो लेके आ जाएगा। देखो आईडी मैच कर रही है, लेके आ रहा है। फाइंड बाय आईडी। तो ये जितने भी मेथड्स हैं ना, ये मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हुए हैं। देख रहे हैं भाई, यहाँ पे देखें ये आ गया फाइंड, और ये बता रहा है फाइंड क्या करता है? फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। फाइंड बाय आईडी आपसे आईडी का पैरामीटर लेता है, वैल्यू ऑफ आईडी टू क्वेरी बाय, ठीक है। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट क्या करेगा? ये आईडी से ढूंढेगा और डिलीट मार देगा। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, सही ना। आईडी लेगा और अपडेट क्या करना है? उसका ऑब्जेक्ट लेगा। और तीसरे में ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या चीजें ये सारी आ रही हैं, ये सब एक एक करके ना पूरी इसकी डिटेल बताई हुई है यहाँ पे। तो जितनी भी क्यूरीज है ना, वो आप यहाँ पे मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी क्यूरी ना क्या कर रही है। अच्छा चले, फिलहाल हमने जो है ना वो कर लिया कौन सा वाला? फाइंड वाला, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं डिलीट, ठीक है ना। अब हम एक नई एपीआई बना रहे हैं, किसकी? डिलीट की। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिलीट यूजर, ठीक है भाई। तो नई एक रिक्वेस्ट बनाएंगे डिलीट की, और यहाँ पे डिलीट यूजर को कर लेंगे इंपोर्ट। सेट है भाई। तो जब भी डिलीट की यूजर पे रिक्वेस्ट आएगी ये चलेगा। अच्छा, अब डिलीट की रिक्वेस्ट के लिए हमें चाहिए होगी आईडी, जिसको डिलीट करवाना है उसकी, फिर डिलीट होगा ना, बगैर आईडी के तो नहीं होगा। तो आईडी हम लेंगे से क्वेरी पैरम में, ठीक है। कैसे? आईडी कि भाई आईडी में क्या आएगा कि जो डिलीट करना है, वही सारी चीजें भाई, ट्राई कैच वगैरह सब डाल दिया। ठीक है। सारी चीजें वही, यूजर का मॉडल चाहिए था, मॉडल आ गया index.js, user.find वन एंड डिलीट भी होता है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट भी होता है। देखिए काफी सारे आ रहे हैं। तो फाइंड वन एंड डिलीट ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि ना ये फाइंड वन बाय डिलीट जो पहले पूरी क्वेरी लेता है, मतलब इसमें आप ना आईडी नहीं बल्कि कुछ भी दे सकते हैं डिलीट करवाने के लिए। या अगर आप सिर्फ आईडी से कर रहे हैं ना, तो फिर आप फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। तो इसमें ये सिर्फ देनी पड़ेगी हमें आईडी। तो आईडी हमें कैसे मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आईडी सेट है, और यहाँ पे हमने दी आईडी, और जैसे ही डेटा डिलीट हुआ
स्टेटस डिलीट का क्या होता है? या फिर 204 भी दे सकते हैं, 200 ही दे देते हैं। ठीक है भाई, मैसेज दे देते हैं यूजर डिलीटेड। सेट है भाई, डेटा वगैरह की जरूरत नहीं तो ये हमने हटा दिया। अब एक काम करते हैं कि भाई यहाँ आके डिलीट की रिक्वेस्ट हमारे पास है API/यूजर। पहले सारे यूजर मंगवाते हैं, सारे आ गए तो मुझे करना है ये जो फर्स्ट पे आ रहा है ना गॉस वाला, ये डिलीट करना है। तो इसकी आईडी कॉपी की, यहाँ आके आगे मैंने आईडी दी, ठीक है, सेंड दबाया, एरर आ गया। क्या बोल रहा है कि भाई रिस्पॉन्स डिफाइंड नहीं है। अच्छा, यहाँ यूजर लिख दिया रिस्पॉन्स की जगह पे, डिलीट कर दिया होगा उसने, लेकिन वो एरर आ गया था। तो मैंने दोबारा गेट किया तो देखें गॉस वाला डिलीट हो गया। अहमद वाला करते हैं, इसकी आईडी कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट की, सेंड किया, यूजर डिलीटेड, दोबारा मंगवाया, अहमद वाला डिलीट। ठीक है ना, क्लियर है, डिलीट भी हो गया। अच्छा, अब क्या रह गया? अपडेट। अपडेट डॉट जेएस की हमने एक फाइल बनाई, अपडेट यूजर, और वैसे ये डेटा डिलीट करवाते हैं कंपनी वाले, यूजर का डेटा वगैरह। मतलब कोई भी डेटा अगर सेव है डेटाबेस में, हाँ तो करवाने में मसला नहीं है, लेकिन रख लेना चाहिए वैसे तो। लेकिन बता के नहीं रखते किसी को कंपनी वाले। हमारे प्रोडक्ट चल रहा है कंपनी और डिलीट ही नहीं करते, दिखा देते हैं बस, डिलीट नहीं करते हैं। बस वो की ऐसी फिल्टर हो जाता है वो कि भाई डिलीट हो गया चलो, लेकिन पीछे रहता है, बैकअप रहता है। तो ये एक अच्छा तरीका भी है कि बैकअप रहे भाई, हिस्ट्री रहे, ठीक है, और फायदा भी होता है डेटा का फिर आगे बहुत। इलीगल है ना ये तो, मतलब आप चूना लगा रहे हो वो नहीं, कुछ चीज़ों को होता है जहाँ इलीगल है वहाँ इलीगल है, कि भाई ये रूल है कि यूज़र ने अपना अकाउंट कहीं बनाया ना किसी ऐप में, तो उसके पास फुली राइट है, फुली एक्सेस है कि वो अपना अकाउंट और अपना सारा डेटा डिलीट कर सके। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब में ऑप्शन होता है कि डिलीट अकाउंट, तो वहाँ से फिर वो डिलीट अगर ना करे ना तो फिर इलीगल है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो डिलीट कर दो तो डेटाबेस में पड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो अपडेट में हम क्या करते हैं, अपडेट के लिए भी हमें चाहिए होगी आईडी, कि भाई जिसको अपडेट करवाना है। तो हमें चाहिए होगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में आईडी, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे कि भाई यूजर में जाओ, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। पहले में देनी है आईडी, दूसरा देना है ऑब्जेक्ट कि भाई अपडेट क्या करना है। तो दूसरे में आप दे दो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि भाई जो बॉडी में है वो अपडेट मार दो, सही है। और उसके बाद आप क्या कर दो, सेंड कर दो कि भाई यूजर जो है वो अपडेटेड हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपडेट यूजर,
सेक्टर में हमें बनाना पड़ेगा। क्या कोई डस्ट वगैरह आई है? सफाई हो रही है बाहर। पानी लाओ। अच्छा, रिक्वेस्ट बनेगी कि भाई अगर पार्शियली डिलीट अपडेट करना होता है ना तो पैच होता है, और अगर पूरा ऑब्जेक्ट करना होता है तो पुट होता है। तो अभी हम पूरा ऑब्जेक्ट ही एक साथ दे रहे हैं, तो हम बना दें पुट आईडी, और इसमें हम दे देते हैं अपडेट यूजर। सेट है भाई। तो ये हमने यूजर मंगवाया और ये फर्स्ट वाले की आईडी उठाई। इसका मैं ना यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड तीनों चीजें अपडेट करवा रहा हूँ, या बॉडी में सिर्फ यूजर नेम में अपडेट करवा सकता हूँ। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पहले हमने वो दे दिया, आईडी दी, और बॉडी में मैंने कहा भाई ये नहीं, सिर्फ यूजर नेम अपडेट कर दो। तो यूजर नेम मैंने कर दिया अहमद रजा। सही है। सेंड किया, यूजर अपडेटेड। यहाँ आके दोबारा मंगवाया तो यूजर नेम में क्या आ गया, और अपडेटेड ऐड का टाइम स्टैम्प भी अपडेट हो गया। सेट है भाई। तो मतलब बॉडी में आप जो कुछ भी भेजोगे वो अपडेट हो जाएगा। ईमेल भेजोगे, पासवर्ड भेजोगे, जो कुछ भी भेजोगे सारा अपडेट हो जाएगा। तो भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने CRUD पूरा समझ लिया। मोंगोडीबी का डेटा ऐड किया, गेट किया, डिलीट किया और अपडेट किया। डेटाबेस वगैरह की चीजें जो भी हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि भाई CRUD सीख लो पहले, और उसके बाद अब बारी आती है क्यूरीज की सिर्फ। ठीक है, CRUD ऑपरेशन आ जाए, अब जो सीखने वाली चीजें डेटाबेस में वो क्या है, क्यूरीज। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये तो सारा हमने यूजर का ना ऐड और ये सब बना लिया था। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट का ना, फिलहाल पोस्ट आप समझिए, वैसे तो अलग से सेपरेट बनानी चाहिए एपीआई हमें लॉगिन की ना, और लॉगिन और साइन अप की, लेकिन अभी मैं पोस्ट में ही कर देता हूँ। रजिस्टर ना यूजर को पोस्ट में ही कर देता हूँ। सही है। तो सिर्फ यहाँ पे करना ये है कि डेटा तो हमारा ऐड हो रहा है, बस पासवर्ड को हैश बना के सेव करवाना है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में पासवर्ड जो है ना वो डायरेक्टली सेव नहीं करवाया जाता। ठीक है, वही इल्लीगल है कि भाई यूजर का पासवर्ड आप डेटाबेस में सेव कर रहे हो। तो हैश करने के लिए पैकेजेस होते हैं काफी सारे, जिसमें एक ज्यादा यूज होने वाला और अच्छा पैकेज है bcrypt। किसको पता चलेगा डेटाबेस में पासवर्ड है नहीं है? पता तो नहीं चलेगा ना, लेकिन है नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कि अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि यार व्हाट्सएप हमसे इतने वादे करता है कि हमारी चैट जो है ना इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। एंड टू एंड इनक्रिप्शन मतलब ये कि जो यूजर दो आपस में चैट कर रहे हैं तो उसको, इसके अलावा तीसरे बंदे को, किसी को कोई भी नहीं पढ़ सकता उसको। तो भी न्यूज़ थी कि कहीं इसराइल में हमले वगैरह के लिए ना कुछ डेटा इस्तेमाल किया गया है व्हाट्सएप की तरफ से, हेल्प की गई है। तो पता नहीं भाई, अल्लाह जाने कि क्या पॉसिबल भी है या नहीं। व्हाट्सएप बाइकआउट का तो नारा किसी ने नहीं लगाया। हाँ, व्हाट्सएप बाइकआउट का नारा तो किसी ने नहीं लगाया। हाँ, ऐसी चीज़ें बाइकआउट कर दी और ये नहीं कर रहे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी करो, फिर सब हर चीज़ ही बाइकआउट होगी ना। फिर देखो, व्हाट्सएप भी करो, फेसबुक भी करो, मोबाइल भी ना चलाओ, मोबाइल भी बाहर उनके चला रहा हूँ ना, अपना क्या है, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये bcrypt वगैरह भी सब उनका है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। Node.js भी उनका है, ये जावास्क्रिप्ट भी उनकी है। ठीक है, तो वही वाली बात है ना कि सारे डेवलपर्स बैठे हुए होते हैं मस्जिद में, इमाम साहब दुआ करवाते हैं कि या अल्लाह अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दे, तो सारे बोलते हैं कि आमीन नहीं बोलना। तो एक खैर एक
जॉब था। तो क्योंकि भाई हम तो कर ही सारा ही रहे काम, और ठीक है सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ हो रही हैं, कोई एक भी चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जो पाकिस्तान में बनी हो, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम सीख रहे हैं, जो टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई एक ऐसा टूल नहीं है। एटलीस्ट किसी मुसलमान ने बनाई हो, बनाई ये चीज़ें काफ़ी मुसलमानों ने बनाई हैं और हैं, लेकिन पाकिस्तान में ना ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई टूल, लैंग्वेज बिल्ड नहीं हुआ अभी तक के जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए ना। सॉफ्टवेयर हो सकते हैं यहाँ, POS अकाउंट्स, ये सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये यहाँ बनते हैं, मिलते हैं, लेकिन कोई इस तरह की तो इन्हीं के ऊपर ही है ना, उन्हीं के टूल बना उन्हीं के टूल के ऊपर। तो खैर अभी हम देखें हमारी जो यूथ है वो ऐसी है कि देखें 100-150 बच्चे आए थे उस क्लास का क्या हाल है। तो मतलब हम उनके टूल को यूज़ करके चीज़ बनाना नहीं सीखना चाह रहे, तो फिर वो टूल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये फ़र्क है बस, और कुछ भी नहीं। अगर हम चाहें, जज्बा हो, तो टूल भी बना लें, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अपनी बना लें, क्या मसला है? कुछ भी मसला नहीं। काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं बहुत, और चीज़ें हैं उनकी भी बनाई हुई जो लोग यूज़ करते हैं। तो भाई नोट का ये पैकेज है bcrypt के नाम से, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे पासवर्ड को हैश करने के लिए, सही है। ठीक है भाई, ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, अब करेंगे क्या कि भाई इसमें एक मेथड होता है कि ये हैश वाला, ये वाला ना, हाँ ये सही, और एसिंग वाला होगा कुछ ना, एसिंक्रोनस कर दे कोई, ये रहा हैश सिंक, सही है ना। ये वाला मेथड इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे bcrypt को इंपोर्ट किया और ये आ गया हैश सिंक, इसमें आएगा हमारा पासवर्ड, और ये होता है सॉल्ट, ये कि नमक, मतलब कितना सॉल्टी करना है ना हमें, हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल देंगे हम, सही है ना। तो ये वाकई ऐसा ही है कि हस्बे ज़रूरत पासवर्ड की कितनी लेंथ रखनी है और कितना आपने उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये सॉल्ट राउंड्स होते हैं, इसमें आप जो भी वैल्यू देंगे तो जैसे 10 इसकी ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 पे ये जो है ना अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स बना देता है इसको ना, हैश को, तो हम इसमें 10 दे सकते हैं, सही। यहाँ पे आएगा request.body के अंदर request.body डॉट पासवर्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पासवर्ड हैश बन के आएगा, और ये जो बॉडी हम ऐड कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद पासवर्ड को क्या कर देंगे, रिप्लेस मार देंगे, सही है भाई। शॉर्ट तरीके से कर दिया ना, जावास्क्रिप्ट आती है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती होती तो हम पहले सोचते रहते कि करेंगे क्या, ऐसा ही है। तो हम करते हैं यूजर्स को डिलीट सारे, कहाँ गए, सब चले गए, चलो डेटाबेस ही उड़ा दिया हमने पूरा, चलो कंपास चला लें, चलाते हैं भी। अच्छा जी, पोस्ट कर रहा हूँ मैं, यूज़र नेम गौस अहमद, ईमेल gauss@gmail.com, पासवर्ड 123456 12345 6,
सेंड किया, ऐड हो गया। अब हम अगर डेटाबेस में आके देखें कि पासवर्ड जो है वो किस टाइप का गया है, ठीक है, तो पासवर्ड आ गया हैश बन के, समझ में आ रहा है। तो ये पासवर्ड अगर किसी के हाथ लग भी जाए ना तो फिर भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई जिसने भी बनाया है ना इंक्रिप्शन वाली चीज, जिसने भी बनाई है, किसी न किसी ने बनाई होगी, ये भी पाकिस्तानी नहीं था, देखो यार। तो उसने इसको इंक्रिप्ट तो कर दिया, लेकिन कोई ऐसा वे नहीं बनाया कि जिससे कि डिक्रिप्ट हो सके। तो एक वे बस ये बनाया कि सेम पासवर्ड को इसके साथ आपने मैच करवा सकते हैं, बस क्या कंपेयर करवा सकते हैं कि ये हैश है और ये प्लेन पासवर्ड है, दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई सही है गलत, बस और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भाई, आसान था। तो ये समझे यूजर का पासवर्ड जो है वो ऐड हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन की एक एपीआई बनाकर लॉगिन यूजर, सेट है भाई। लॉगिन में करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे यूजर को फाइंड उसकी ईमेल से, उसकी ईमेल से फाइंड करा और उसके बाद कंपेयर करवाया आपने पासवर्ड। अच्छा, अगर यूजर ना मिला, यूजर मिला तो सही है, वरना एल्स में आप दे दोगे कि भाई 404 और मैसेज दे दोगे यूजर नॉट फाउंड, सेट है। और अगर यूजर मिल गया तो अब आप उस यूजर का पासवर्ड कंपेयर करवाओगे। पासवर्ड कंपेयर कैसे होगा भाई, आपने bcrypt को दोबारा से लिया और इसमें आप देखेंगे हैश सिंक और कंपेयर सिंक होगा, ये ठीक है। इसको हम बोल देते हैं चेक पासवर्ड, सही है। bcrypt.compare इसमें आएगा प्लेन पासवर्ड, तो बॉडी में जो आ रहा है यहाँ पे वो दे देंगे, और हैश कहाँ से आएगा, यूजर से, तो यहाँ हम देंगे यूजर डॉट पासवर्ड, मतलब ये डेटाबेस से आ रहा है और ये जो रिक्वेस्ट आई है ये उससे आ रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि भाई इफ अगर चेक पासवर्ड ट्रू है तो आप क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड को यूजर भेज दो, ठीक है, लॉगिन हो गया। मैसेज वगैरह भी भेज दो चाहो तो कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल। एल्स में क्या बोलोगे, इनकरेक्ट पासवर्ड का क्या कोड बनेगा, 401, ठीक है, और मैसेज आप दोगे इनकरेक्ट पासवर्ड, ये बन गई आपकी लॉगिन, सेट है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आकर एक पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे लॉगिन और यहाँ पे हम बोल देंगे लॉगिन यूजर, बन गया। ट्राई करते हैं,
से कराया ना हमने, email was@gmail.com और पासवर्ड 123456, ठीक है, सेंड किया। यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, क्यों भाई? अच्छा लॉगिन करना है ना भाई, लॉगिन। एरर आ गया भाई, ये एरर कहाँ से आ रहा है? सर वही वाला तो नहीं हुआ, जेसन वाला? नहीं, bcrypt इंपोर्ट कर लिया, पासवर्ड यहाँ से आ रहा है, बॉडी हमने बॉडी में पासवर्ड भेजा है, भेज दिया है, सब चीज़ें ओके हैं। तो बस हमें अब कंसोल करवा के देखना है कि भाई मसला क्या आ रहा है, ठीक है। कभी कभार एरर मैसेज नहीं आता और इशू आ रहा होता है। डेटा एंड हैश आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड, कहाँ पे भाई? कंपेयर सिंह को ना लग रहा है और कुछ चाहिए। कंपेयर सिंह को हैश हमने दिया तो अच्छा, फाइंड जो है ना असल में वो ला रहा होगा एरे, तो इसको कर देते हैं फाइंड 1। फाइंड क्या ला रहा होगा? एरे, और हमने यहाँ पे यूजर डॉट पासवर्ड दिया हुआ है, तो इस वजह से उसको सही नहीं मिल रहा था। तो हमने फाइंड 1 कर दिया, तो अभी ऑब्जेक्ट लाएगा, एक ढूंढ के लाएगा। यूजर आ गया, मैसेज भी दे देते हैं, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन, पासवर्ड गलत डालते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड, ईमेल गलत डालते हैं, यूजर नॉट फाउंड, ऑथेंटिकेशन हो गई, यूजर रजिस्टर भी हो गया और यूजर लॉगिन भी हो गया, ठीक है। अब जो फायरबेस में हमें बड़ी आसानी से सब हो जाया करता था ना, पका पकाया मिलता था कि फायरबेस खुद बता दिया करता था कि लॉगिन है या नहीं, तो इसमें ये सारा कुछ ना हमें खुद करना पड़ेगा। तो हमने वेरीफाई तो करवा लिया, यूजर को रजिस्टर भी करवा दिया और यूजर को लॉगिन करके वेरीफाई भी करवा लिया, सेट है। अब बची है चीज कौन सी? सेशन वाली, कि भाई सेशन को मेंटेन रखना कि भाई यूजर अभी लॉगिन है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे सारी एपीआई को ऑथेंटिकेट करना कि भाई यूजर को डेटा ना दो जब तक वो लॉगिन ना हो, ठीक है। यूजर बोले ना कि भाई मुझे सारे यूजर्स का डेटा दिखाओ, उसको नहीं दिखाओ, क्यों? जब तक वो लॉगिन ना हो। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं किससे? JWT, JSON वेब टोकन्स। फायरबेस भी आपको टोकन और आईडी वगैरह सब देता था, लेकिन वो सारी चीजें खुद बना दिया करता था और हमें उस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती थी ऑथेंटिकेट वगैरह करने की। यहाँ पे आपने खुद बनाना पड़ेगा हर चीज। टोकन का सीन ये होता है कि जब आप यूजर को रजिस्टर करते हैं या लॉगिन करते हैं, ठीक है, रजिस्टर करते हैं या लॉगिन करते हैं, तो एक टोकन क्रिएट हो जाता है। ये इसको हम इसको ना इसके साथ ना एक साइन कर देते हैं, हम एक टोकन को साइन कर दिया हमने। इसने हमसे डेटा लिया, यूजर लिया, ईमेल पासवर्ड वगैरह सब लिया और एक टोकन साइन करके दे दिया हमें। और अब ये टोकन को ना ये अपनी मेमोरी में सेव करवा लेगा, ठीक है। जब हमने वो टोकन साइन किया होगा ना, उस वक्त वो सारी चीजें हमने देख ली होंगी कि भाई क्या क्या चीजें इसने रिक्वायर्ड। अब साइन करने के बाद JWT ही एक हमें मेथड देता है जिससे हम उस टोकन को वेरीफाई करवा लें कि भाई आपके पास साइन हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका सिंपल देखो ये सीन है कि भाई आपने SMIT में एडमिशन ले लिया, आपका कार्ड बन गया, तो ये आपका टोकन है। अब टोकन आपकी जो है ना ये वेरिफिकेशन करवाता है कि भाई इस पे लिखा हुआ है कि भाई बच्चा यहीं का ही है। वेरीफाई करना है, स्कैन करके पता कर लो हाँ भाई यहीं का ही बच्चा है। तो ये जो JWT है ना, जेसन वेब टोकन, ये हमें एक टोकन जनरेट करके दे देगा उसका।
अच्छा, हम इस टोकन को एक्सपायर भी करवा सकते हैं, और एक बार जब लॉग आउट कर दे तो ये खत्म हो जाता है, लॉग इन करते हैं दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ये अपने आप नहीं करता, बल्कि सारी चीजें हमने करनी पड़ेंगी। सेट है भाई। और टोकन जो है कुछ इस तरीके का होता है, और टोकन जो है ना डिकोड हो सकता है, क्योंकि इंक्रिप्टेड वगैरह वाली कोई चीज नहीं है, ये बस ये इनकोडेड होता है और ये डिकोड हो सकता है। डिकोडेड आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी होता है। तो हम देखते हैं कि भाई इसके लिए हम क्या यूज करें। इसके लिए लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन, ये यूज करते हैं हम, ठीक है, और बहुत इजी है, इसको यूज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। कर देते हैं फॉर्म भाई, देखो भाई yarn ऐड जेसन वेब टोकन, सेट है। जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर दिया मैंने। अब देखें इसके मेथड्स हैं कि भाई आप JWT को क्या कर लो, अच्छा ये ना हमसे एक सीक्रेट की भी लेता है, ये जो आगे SHH लिखा हुआ है ना, ये सीक्रेट की होती है एक, तो इसको भी ना आपने सिक्योर रखना पड़ता है। तो इसको हम बोल देते हैं JWT सीक्रेट, और इसमें भी हम SMIT डाल देते हैं फिलहाल। और जहां यूजर रजिस्टर हो रहा है और लॉगिन हो रहा है, वहां पे हम इसको साइन करवाएंगे और यूज करेंगे, ठीक है। लॉगिन पे भी करवा देते हैं और रजिस्टर पे भी। तो JWT को इंपोर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है, और सिंपल JWT.sign का मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये रहा। जब यूजर लॉगिन हो जाए ना, तो जब आपने इसको साइन करना है, जब पासवर्ड वगैरह सब क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए, तो जब आपने साइन करना है, और साइन करते वक्त इसको यूजर दे देना है, ठीक है, या यूजर दे देना है या यूजर की ईमेल वगैरह कुछ दे देनी है, ठीक है, ईमेल दे दो बस काफी है। यूजर डॉट मतलब ये वो डेटा है कि ये आपके पास टोकन के शक्ल में आएगा रिटर्न में ना, और आप इसको डिकोड करके देख भी सकते हो कि क्या डेटा था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सीक्रेट की थी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट क्या नाम रखा था, JWT सीक्रेट, ठीक है भाई। और साथ में यूजर मैसेज और इसके साथ में टोकन भी हम रिटर्न करवा देंगे। तो देखें मैं लॉगिन करता हूं, यूजर नॉट फाउंड क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि हमने गलत कर दिया था। तो सेंड किया तो टोकन नीचे नजर आया, ठीक है। टोकन में हमने ईमेल दी थी ना साइन करते वक्त, ईमेल क्या थी, gauss@, तो देखें टोकन के अंदर ना वो ईमेल आ गई। अब इसको आप डिकोड करेंगे ना कहीं से भी, देखें यहाँ से मैं करता हूँ ना, ये देखें यहाँ आ गई gauss@gmail.com, और ये IAT जो है ना ये खुद ऐड करता है, टाइम स्टैम्प वगैरह वाली टाइप कुछ है, ये JWT खुद डालता है, और जो हमने ईमेल डाली थी वो यहाँ पे आ गई। सेट है, समझ में आया। JWT
ये था टोकन को साइन करना, और यही सेम चीज ना आप उस पर भी कर दें रजिस्टर पे ना, कि जब रजिस्टर हो तो भी साइन हो जाए। इसी कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रजिस्टर के वक्त भी मैंने टोकन साइन करके भेज दिया। अब जब रजिस्टर होगा जब भी टोकन साइन होगा। अच्छा, अब होगा क्या कि जब आप लॉग इन करोगे ना और आपको ये टोकन मिलेगा, आप क्या करोगे, इस टोकन को अपने ब्राउजर में लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज वगैरह में सेव करवा लोगे, ठीक है। और उसके बिहाफ पे यूजर को लॉग इन रखोगे कि भाई अगर टोकन है तो यूजर, इसका मतलब यूजर लॉग इन है, और अगर टोकन नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सब ऐसे ही करते हैं। मैंने शायद आपको दिखाया भी चीज के सेशन स्टोरेज डिलीट कर दो तो लॉग आउट हो जाता है अकाउंट, बताया था ना। जैसे जीमेल भी लॉग इन है ना, अब मैं जीमेल की लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज जाके सब डिलीट करूंगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अच्छा, अब ये था टोकन साइन करना। अब इस टोकन की हेल्प से ही ना, अब जैसे कि यहां पे मैं आया, मैंने देखे रिक्वेस्ट सेंड की, मेरे पास सारे यूजर आ गए, डेटाबेस में एक यूजर पड़ा हुआ था मेरे पास आ गया, और होते और आ जाते। अभी ये पब्लिक है कि भाई कोई भी आएगा इस एपीआई पे हिट करेगा उसको सारे यूजर मिल जाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम इस एपीआई को बनाएंगे ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेशन किसके थ्रू होगी, जेडब्ल्यूटी के, कि जो जेडब्ल्यूटी हमने साइन करवाया था ना उसी के थ्रू हम इसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे और फिर यूजर को देंगे कि भाई आपने जैसे फॉर एग्जांपल एसएमआईटी में एडमिशन ले लिया, अब क्लास के बाहर ना हमने मिडिलवेयर बना दिया, वो एक गेट। अब जब आप आओगे तो मिडिलवेयर चेक करेगा आपका कार्ड, अगर आपके पास वही वाला कार्ड होगा ना जब आप, जो आपको एडमिशन के वक्त मिला था, तो वो आपको एंटर होने दे देगा, वरना वो नहीं एंटर होने देगा, ठीक है। मिडिलवेयर वाली चीज भी मैंने आपको बताई थी शुरू में, याद है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग का, और इसमें ना एक फाइल बना रहा हूं मैं, टोकन वेरिफिकेशन .js, ठीक है। इस फाइल का काम क्या होगा कि टोकन को वेरीफाई करना। तो भाई कांस्टेंट मैंने एक बनाया, टोकन वेरिफिकेशन, और ये बिल्कुल मिडिलवेयर वाला एक फंक्शन होगा। मिडिलवेयर वाला मैंने बताया था ना कि रिक्वेस्ट के शुरू में लग जाता है, और एक इसमें क्या होता है, नेक्स्ट होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टोकन वेरिफिकेशन। अच्छा, अब आप इस फंक्शन को देंगे कहाँ, चलिए नेक्स्ट, अभी मैं ना डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉल कर दिया। इसका मतलब क्या है नेक्स्ट का कॉल करने का, कि ये आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको मैं दूंगा यहां पे, कौन सा एंड पॉइंट है जहां पे ऑल रिक्वेस्ट ऑल यूजर गेट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टोकन वाले मिडिलवेयर को यहां पे करूंगा इंपोर्ट कॉन्फ़िग टोकन वेरिफिकेशन .js, ठीक है। और इसको गेट यूजर से पहले यहां पे डिफाइन कर दूंगा, सेटअप है। तो होगा क्या, जब भी कोई गेट यूजर की रिक्वेस्ट हिट करेगा तो पहले ही टोकन वेरिफिकेशन वाला फंक्शन चलेगा, और उसमें जब नेक्स्ट कॉल हो जाएगा तो फिर ये इस पे आएगा गेट यूजर्स पे, ठीक है। तो जब तक ये गेट यूजर्स पे आएगा उससे पहले मैं क्या कर लूंगा, टोकन को वेरीफाई, और अगर टोकन वेरीफाई है तो नेक्स्ट करके उसको आगे भेज दूंगा, और अगर टोकन वेरीफाई नहीं है यहीं से इसको रिस्पॉन्स ऐड करके बाय बाय बोल दूंगा। बात समझ में आई। अच्छा, अब टोकन भेजने का ना एक स्टैंडर्ड होता है कि फैच का बताया था मैं, हमने फैच से भी ट्राई किया था ना ये सारा,
फैच में हेडर्स का एक ऑप्शन था, याद है, हेडर्स। तो हेडर्स के अंदर ना एक ऑथराइजेशन होती है। अच्छा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कैसा होगा ना। फैच याद होगा आपको, फैच था, फैच में हमने लिखा था यूआरएल और यहाँ पे इस तरह हेडर्स थे, ऐसा ही ना। और हेडर में इस तरह ऑथराइजेशन की आएगी और यहाँ पे टोकन जाएगा हमारा। एक कीवर्ड होता है बेरर, ये कीवर्ड जो है ना टोकन को सिक्योरली भेजने के लिए होता है तकरीबन। तो इस तरह करके ना आप टोकन भेजेंगे। अच्छा पोस्टमैन में एक तरीका है कि आप टोकन यहाँ पे ऐड करो, वो बेरर लगा के और हेडर में ऐड करके खुद भेज देता है, ठीक है ना। तो भाई देखो हमने किया यूजर को लॉगिन, ये आ गया हमारे पास टोकन आ गया। अब गेट की रिक्वेस्ट में हमने बेरर टोकन में ये वैल्यू डाल दी। क्या हो गया इसको, ठीक है, टोकन में वैल्यू डाल दी। अब जब भी ये हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ना तो ऑथराइजेशन के अंदर टोकन जाएगा। मिलेगा कैसे, ये जो हमने मिडिलवेयर बनाया ना इसके अंदर आप यहाँ पे कंसोल लगाएं, देखें रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स आएगा या ऑथराइजेशन आएगा डायरेक्ट। हेडर्स पहले देख लेते हैं, सही है। सेंड किया तो देखें हेडर्स के अंदर सारी चीजें आ गई और एक ऑथराइजेशन भी आ रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन सेंड किया तो देखें इसमें बेरर और टोकन आ गया हमारे पास। अब मुझे सिर्फ टोकन चाहिए, बेरर नहीं चाहिए। बताएं कैसे निकालें, स्प्लिट कर देंगे, सही है ना। मैं बोलूंगा टोकन और देखो इसको मैं क्या करता हूं, मैंने कहा भाई ऑथराइजेशन डॉट स्प्लिट और इसको हम बोल देंगे स्पेस और आगे 0 या 1 आया, ठीक है। अच्छा देखो अगर ऑथराइजेशन नहीं आया ना तो ये क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा ना। तो इसको जब करो कि जब इफ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन मौजूद है और ऑप्शनल चेनिंग भी लगा दो, ठीक है भाई। अब अगर मैं टोकन को कंसोल करवाऊं तो क्या आना चाहिए, टोकन आ जाना चाहिए। आ गया भाई टोकन, ये आ गया, सेट है भाई। अच्छा अगर टोकन भेजे ही ना कोई तो एल्स में आप क्या बोलो, रिक्वेस्ट को कर दो एंड और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या बोल दो 500 बोल दो, सही फिलहाल, या 403 बोलो अनऑथराइज कि टोकन ही नहीं दिया आपने। सेंड स्टेटस 403 और मैसेज में आप बोल दो टोकन नॉट प्रोवाइडेड, सही ना। अब देखिए अगर हम टोकन नहीं भेजते ना नो, ठीक है, और गेट करते हैं, हो गया भाई, क्या बोल दिया, टोकन नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा जी टोकन भेजते हैं तो आ रहा है। अच्छा अभी टोकन को वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई वाला पार्ट भी रहता है, वो कैसे करेंगे, किसके थ्रू, JWT के थ्रू, ठीक है। और हमें यहाँ पे सीक्रेट की भी चाहिए होगी तो इस वजह से डॉट कॉन्फ़िग भी मंगवा लेते हैं। अच्छा अब JWT का टोकन को वेरीफाई करने वाला मेथड देखते हैं कौन सा है। साइन करने वाला हमने देख लिया, साइन साइन ये आ गया। एक मेथड होगा इसका वेरीफाई वाला, ये आ गया भाई वेरीफाई, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टोकन को वेरीफाई, और यहाँ हम क्या देंगे, वही सेम सीक्रेट की जो टोकन को साइन करते वक्त दी थी, प्रोसेस डॉट env डॉट क्या था, jwt सीक्रेट। सेट है। अच्छा, अगर तो ये वेरीफाई हो जाएगा तो डिकोडेड के अंदर ना पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमने सेव करवाया था साइन करते वक्त। ये देखें, सेंड किया तो डिकोडेड में वो ईमेल आ गई जो हमने साइन करते वक्त दी थी। अच्छा, अगर टोकन गलत है, देखें इसमें से मैं ना हटा देता हूं और सेंड करता हूं, तो देखें एरर आ गया कि भाई जो टोकन आपने पास किया है मेल फॉर्म है, मतलब गलत, इनकरेक्ट है। सेट है। या फिर टोकन जो है वो एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर भी हो सकता है ना। अच्छा, इसकी एक्सपायरी ना हम खुद बता सकते हैं कि कब एक्सपायर हो। जैसे आपने शायद नोट किया हो कभी कि अपने मोबाइल में अगर हम बैंक की ऐप खोलते हैं, थोड़ी देर तक अगर वो दोबारा नहीं खोली जाए तो लॉग आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये टोकन उसका हो जाता है एक्सपायर। ठीक है भाई। अब टोकन भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, वो बाद में, मतलब बहुत सारा हो जाएगा, हो गया ऑलरेडी। ठीक है, टोकन भी एक ये वाला होता है और एक और भी होता है। लेकिन देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, बहुत एडवांस चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं, ठीक है, और पैसा भी ज्यादा है बैकएंड की चीजों में ना, टाइम भी कम लगता है, काम हो जाता है, बस दिमाग ज्यादा चलाना होता है बस। ठीक है, तो टोकन अगर वेरीफाई नहीं होगा ना, जैसे एक वैल्यू में हटाता, एक से शायद कोई फर्क ना पड़े, बल्कि पड़ रहा है। ठीक है, आप जो है ना सिंपल इसको बोलो कि भाई यहाँ पे कंडीशन लगा दो आप कि भाई इफ डिकोडेड, अगर टोकन वेरीफाई नहीं होगा, एक्सपायर होगा ना, तो डिकोडेड में नल आएगा। अगर डिकोडेड मतलब ट्रू है तो नेक्स्ट कर दो, और एल्स में आप वही क्या कर दो, रिक्वेस्ट को एंड कर दो और यहां बोल दो टोकन अनऑथराइज्ड। सेट है। सेंड कर रहे हैं, देखें डेटा आ रहा है, सेंड कर रहे हैं, डेटा आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, कोई और सा टोकन लाके दे देता हूं इसको ना, जो टोकन सही हो। देखिए ये सही है ना, ये वाला दे देता हूं, देखते हैं क्या करता है। ये एरर आ गया। ठीक है, तो एरर क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी ट्राई कैच नहीं लगाया। तो हम एक काम करते हैं, इधर लगाते हैं ट्राई कैच, ठीक है ना, ताकि ये क्रैश ना करे बल्कि प्रॉपर एरर जनरेट करके दे। और यहाँ पे इस तरह से फिलहाल यही डाल देते हैं। ठीक है भाई, क्या आ रहा है? जब तक टोकन अनऑथराइज्ड डेटा नहीं आएगा। अच्छा, लॉगिन करने के बाद टोकन जो जनरेट हुआ, ये वाला टोकन आप प्रोवाइड करेंगे तो डेटा फौरन आ जाएगा। समझ में आया कि भाई हमने एक बीच में मिडिलवेयर लगा दिया। मिडिलवेयर का काम क्या है? टोकन को वेरीफाई करना। टोकन जनरेट कहां से हुआ? लॉगिन करते वक्त हमने JWT से साइन करवाया था। अब वो JWT ने साइन कैसे किया था? सीक्रेट की के साथ, सीक्रेट की। ठीक है, और वही टोकन यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। अच्छा, अगर टोकन किसी दूसरी सीक्रेट की से बना हो और वो भेजें तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। सेम सीक्रेट की से बना होगा और सेम ऑब्जेक्ट जो भी उसमें पास किया गया होगा तो ही ये वेरीफाई करेगा, वरना उसको ये वेरीफाई नहीं करेगा। तो सीक्रेट की को भी हम क्या करते हैं? सिक्योर रखते हैं। क्लियर है भाई? तो ये हमने जो है ना ऑथेंटिकेशन वाली चीजें देख ली हैं। सेट है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रिपीट भी कर लेंगे और जो है थोड़ी सी क्यूरीज वाली चीजें भी देख लेंगे, और फिर फ्राइडे वाले दिन देखते हैं कि क्लास का क्या करना है। बोलते हैं लैब भर जाएगी। हाँ ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं।